नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अभी तक बीजेपी का बुरा हाल चल रहा है। वह सिर्फ हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस को हिमाचल की देहरा और नालागढ़ सीट पर बढ़त मिली हुई है। इसी तरह से उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस आगे है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रही हैं। पश्चिम बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिली हुई है। तमिलनाडु की विक्रवांडी सीट पर भी डीएमके जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। बिहार की रुपौली सीट पर सिर्फ बीजेपी सहयोगी जेडीयू आगे है। उपचुनाव में आपके उम्मीदवार मोहिंदर भगत 37,325 वोटों से जीत गए हैं। भाजपा दूसरे स्थान पर और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। आपकी एक तरफा जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ता और मोहिंदर भगत का परिवार जश्न में मग्न हो गया है। उपचुनाव में जीत से पहले आपकी बढ़त पर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मैं जालंधर पश्चिम के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे इस सीट को बड़े अंतर से बरकरार रखने का भरोसा है। लोग आपके साथ हैं। हम पंजाब के लोगों के लिए और उनके पक्ष में काम करते रहे हैं। कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल लागू कर बहुत बड़ी गलती की थी। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। शंभू बॉर्डर को खोले जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। दरअसल शंभू बॉर्डर खोले जाने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने एससी में नई एसएलपी दायर की है। शुक्रवार को ही टॉप कोर्ट ने इस मामले की टिप्पणी करते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार को एससी का आदेश मानकर शंभू बॉर्डर खोल देना चाहिए। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर को बंद किया था। दरअसल किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर नाकाबंदी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से अदालत में लंबित एक आवेदन के बावजूद ठीक से विचार किए बिना ही पेड़ों को काटने की अनुमति देने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा, मुझे लगता है कि उपराज्यपाल खुद को अदालत समझ रहे हैं। क्या कोई अधिकारी एलजी के पास ये बताने गया था कि हमें आगे बढ़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है? पीठ ने जोर देकर कहा कि वीके सक्सेना सहित सभी संबंधित पक्षों में इस मामले में गलतियां की हैं और स्पष्टीकरण के साथ अदालत में आने की बजाय इन गलतियों को छिपाने का विकल्प चुनने के लिए सभी की आलोचना की है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कांग्रेस सरकार द्वारा साल 1975 में देश में आपातकाल लागू कराए जाने के फैसले का बचाव किया है। संजय राउत ने कहा, आपातकाल लागू हुए 50 साल बीत चुके हैं और लोग भी आपातकाल को भूल चुके हैं। देश में आपातकाल क्यों लागू किया गया था? कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। रामलीला मैदान से खुलेआम ऐलान किया गया। हमारे जवान सेना को कहा गया कि वे सरकार के आदेश न माने। ऐसी परिस्थिति में अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वो भी आपातकाल लागू कर देते। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। देश में कुछ लोग बम बना रहे थे और विभिन्न स्थानों पर बम फट रहे थे। बाला साहब ठाकरे ने खुलकर आपातकाल का समर्थन किया था। आरएसएस ने भी इसका समर्थन किया था। केंद्र की मोदी सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट कर दिया है और बताया कि बीजेपी बताए कि वह अपने काले दिनों के लिए कौन सी तारीख चुनेगी। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, 30 जून को बापू हत्या दिवस व लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में तब विश्वास मत हार गए जब उनकी गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस कारण उन्हें 19 महीने सत्ता में रहने के बाद पद छोड़ना पड़ा। दहल संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के आधे से ज्यादा सदस्यों का समर्थन हासिल करने में विफल रहे, जो वोट जीतने के लिए जरूरी था। नेपाली कांग्रेस के समर्थन से सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं। नए गठबंधन ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है
कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ओली नए प्रधानमंत्री बनेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा एक अलग तरह की पार्टी है और यह वजह है कि पार्टी ने बार बार वोटरों का विश्वास जीता है। उन्होंने भाजपा को कांग्रेस द्वारा की गई गलतियों को दोहराने को लेकर आगाह किया। गडकरी ने कहा कि भाजपा को वो गलतियां नहीं करनी हैं जो कांग्रेस ने की हैं और उसकी वजह से देश की सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम भी वही करते रहेंगे जो कांग्रेस करती रही है तो उनके जाने और हमारे आने का कोई मतलब नहीं है। गडकरी ने गोवा की राजधानी पणजी में गोवा भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुंबई दौरे पर गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बांद्रा इलाके में स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद उद्धव के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार अस्थिर है और हो सकता है कि यह अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए। पत्रकारों के सवाल पूछने पर ममता ने स्पष्ट कहा, संभव है कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, खेला शुरू हो गया है। राजद ने कहा कि भाजपा और जेडीयू के नेता लालू के परिवार पर जितनी चिंता करते हैं उसका 10% भी यदि राज्य के बारे में चिंता करें तो आज बिहार का पूरा सिस्टम इस प्रकार ध्वस्त नहीं होता। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार में शामिल बिहार के मंत्री हो या बिहार सरकार में मंत्री हो, इनकी सारी ऊर्जा और समय लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रताप के परिवार को गाली देने में ही खर्च हो जाती है। वे सरकार का काम कब करेंगे? चितरंजन गगन ने कहा कि आज कहीं पुल जल समाधि ले रहा है तो कहीं सड़क ध्वस्त हो गई है। वे आज कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं हैं। सेना प्रमुख के रूप में 30 जून को कार्यभार संभालने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूर्वोत्तर की अपनी पहली यात्रा की। इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीनी सीमा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी ने दीनापुर मुख्यालय वाली 2 कोर सहित पूर्वी सेना कमान के तहत सभी कोर संचारों का भी दौरा किया है। इस दौरान उन्हें मणिपुर की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई, जहां पिछले 1 साल से बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा देखी जा रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन के चलते बंद बद्रीनाथ हाईवे 83 घंटे बाद खोला गया। हाईवे बंद होने से लगभग 4,500 यात्री जगह जगह फंस गए हैं। बिहार में बिजली गिरने से बीते 24 घंटों में 21 लोगों की जान चली गई। असम में बाढ़ की स्थिति से लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। देश में 23 जगहों पर अलग अलग स्थानों पर अगले 5 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। IMD की तरफ से ऑरेंज, रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।